मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है नई, जिसका नाम है जनरल साइंस। जिस सीरीज का नाम है जनरल साइंस। और आप सबको पता होगा कि जनरल साइंस के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS हो, चाहे किसी भी सेंस में। और मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो डेली लाइफ या फिर इतने जरूरी होते हैं या इतने कॉमन होते हैं कि हमें पता होनी चाहिए। सही है ना। चलो, तो ये हमारा आ गया डे 2। तो अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, जिसको भी फायदा हो रहा है इस सीरीज से, उतने जने मुझे लाइक चाहिए इस वीडियो में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये मेहनत ले रही है मेरी और समय भी ले रहा है, ठीक है ना। वैसे तो हर वीडियो में लाइक होना चाहिए, लेकिन इसमें जितने लोगों को फायदा हो रहा है उतने लाइक इस बार आने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या है। ओके ना। तो ये क्वेश्चन मैंने उठा रखे इस बार DSSB से और SSC CGL से। हर चीज कवर करेंगे। वैसे मेरा मन तो ये था कि इसको थोड़ा एनिमेशन में करके दिखाओ। एनिमेशन में करने में समय लगेगा और थोड़ा सा मुझे एक पैसे भी लगेंगे। मैं लगा तो सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। जिस दिन ऐसी सीरीज या कोई भी मेरा चैनल चल गया, उस दिन ये एनिमेशन से कर देंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि मैं ये बच्चों के लिए थोड़ा बना रहा हूं, ये बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को कंटेंट चाहिए, बस आप लोगों को कंटेंट चाहिए अच्छा, चाहे वो किसी फॉर्मेट में हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन SSC CGL में आ रखा है और मुझे हैरानी हो गई कि उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फिजिक्स का है, ठीक है ना। फिर भी वेक्टर किसे कहते हैं हम पढ़ लेते हैं। दो क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर एक स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिन्होंने मेरा चैप्टर मोशन देखा होगा KVS PRT का, उसे ये चीजें मैं वहां बता चुका हूं। जैसे मैंने कहा कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपने कहा सर 60 है, तो 60 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और आपको पता होगा बॉडी वेट हमेशा किस तरफ होता है, डाउनवर्ड। तो ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बस यही चीज आपने समझनी है। मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्पीड है मेरी 60, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं पता कि कहां से कहां जा रहा है। तो वेक्टर उन चीजों को कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, तो उसे कहते हैं जीरो वेक्टर, और या फिर हम कहते हैं नल वेक्टर। और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 ना हो, तो उसे कहा जाता है नॉन जीरो वेक्टर। और नॉन जीरो वेक्टर को कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर को क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर। इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत फायदा होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारी मेहनत करिए आपके लिए, ठीक है ना। जैसे देखो, मान लो सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, मानो पेट काटा, कुछ काट रखा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे कट मारा, तो हो सकता है एक्सेस ब्लीडिंग निकले वहां से, हो सकता है वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो। तो मेडिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है बोवी, या फिर इसे दूसरे नाम से कहते हैं इलेक्ट्रो सर्जिकल। कोई डॉक्टर ने देख लिया तो वो कहेगा कहां से लिया इतने गहरे कंसेप्ट, ठीक है। मैं पूरी रिसर्च करके रख रहा हूं अब, ठीक। बोवी होता है, ये एक्चुअल में करता क्या है, जैसे मानो कहीं पे कट मारा और वहां से एक्सेस ब्लीडिंग निकल रही है, तो ये बोवी या इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट ये क्या करेगा, वहां के टिश्यू को डैमेज कर देगा और वहां से ब्लीडिंग को रोक देगा क्लॉटिंग करके। वहां पे क्लॉटिंग कर देगा या कोएगुलेशन कर देगा। कोएगुलेशन क्या होता है मैं बता देता हूं। कोएगुलेशन, मानो कोई लिक्विड है, उसके अंदर चार्जेस है, कोई से भी चार्ज हो सकते हैं। अगर आपको इस लिक्विड को रोकना है, जमाना है, तो इसके चार्जेस को स्टॉप कर दो, चार्जेस को खत्म कर दो। और चार्जेस को खत्म कौन करेगा, मानो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, पॉजिटिव। तो ये एक्चुअल में बोवी या इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोड होती है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, कुछ नहीं होता। एक मेटल की स्ट्रिप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन पढ़ के देखो।
इन मेडिसिन अ डिवाइस इज सच एज मेटल प्लेट और नीडल, मतलब सुई जैसी हो सकती है, मेटल की पत्ती हो सकती है, मेटल का पीस होगा कुछ भी, दैट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट सर्जरी। समझ आया? तो आंसर क्या हो गया? बोवी या इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट। और ये एक्चुअल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड मतलब एक मेटल का पीस जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो दो तरीके से करा जा सकता है। क्लास 10th एनसीईआरटी, क्लास 10th एनसीईआरटी में जाओ आप, एसिड बेस वाला चैप्टर पे जाओ और वहां से मैंने करा भी रखा है, चाहो तो वैसे पढ़ लो, चाहे मेरे चैनल से पढ़ लो, चाहे कहीं से पढ़ लो। आपको कुछ पीएच की वैल्यू दे रखी है, वो आपको याद करनी है। जैसे ऑरेंज जूस का लगभग होता है 4, लेमन जूस का लगभग होता है 2 से 3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लगभग होता है 10.5 और ह्यूमन ब्लड का लगभग होता है 7.4। क्वेश्चन है किसका हाईएस्ट पीएच है? आंसर आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन एक चीज समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा था? ये पोर्शन है जनरल साइंस। पता है यही चीज कोई पकड़ नहीं रहा है। बहुत देखी मैंने पढ़ाने वाली वीडियो और हमने भी पढ़ा है। वो हमें रटा रहे हैं, वो सोच रहे हैं। देखो मैं तो ये वैल्यूज मैं लिख के बैठा हूं, मान लो आप थोड़ा ना याद कर लोगे सारी वैल्यूज, लेकिन मैंने कहा ये जनरल साइंस है और जनरल साइंस का मतलब है कि ये आम आदमी भी कर सकता है, ऐसी साइंस होनी चाहिए। तो समझने की कोशिश करो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2। पहली बात तो आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। कुछ चीजें एसिड होती है, कुछ चीजें बेस होती हैं, कुछ सॉल्ट होती हैं। एसिड वो जो खट्टी होती है, बेस वो जो कड़वी होती है। अब हर चीज तो चक्के नहीं बताई जा सकती ना, तो इसके लिए लास्ट क्लास में बताया था लिटमस पेपर। ब्लू वाले लिटमस पेपर में जब भी आप एसिड डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और रेड वाले लिटमस पेपर में जब भी आप बेस डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमें दो अलग लिटमस पेपर चाहिए, इसके लिए ब्लू वाला और इसके लिए रेड वाला। इससे बचने के लिए एक नई चीज बनाई गई जिसका नाम होता है पीएच स्केल, जिसका नाम होता है पीएच स्केल, जिसमें 1 से लेके 14 तक रीडिंग होती है। 1 से लेके 14 तक रीडिंग होती है। अगर आपको कोई भी लिक्विड दिया जाए और पूछा जाए एसिड है या बेस है, तो आप क्या करोगे? इस पीएच स्केल को इसमें डिप करोगे। अगर रीडिंग 7 से छोटी आई तो एसिड होगा, 7 से बड़ी आई तो बेस होगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो देखना। अब एसिड और बेस की केमिकल डेफिनेशन भी है। जो H+ आयन डोनेट करते हैं, जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH- आयन डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। मैं अभी इसके 5 पॉइंट और लिख सकता हूं, लेकिन आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। अब सुनना, मैंने कहा जो पैसा दान कर रहा है वो दानी है, लेकिन पैसा दान करने के लिए पहले पैसा होना तो जरूरी है। यानी कि H+ डोनेट करने के लिए इनके पास H होगा और OH- डोनेट करने के लिए इनके पास OH होगा। अगर आप में से किसी ने भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला याद कर रखा है तो आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बेस है, कि ये क्या है? बेस है। और आपको पता है मैंने अभी कि 7 से छोटी रीडिंग वाले एसिड होंगे और 7 से बड़ी रीडिंग वाले बेस होंगे। तो अब सुनना, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ह्यूमन ब्लड, चलो ये दोनों तो आपको पता है एसिड होते हैं, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों का पीएच 7 से छोटा होगा। तो ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा था? हाईएस्ट। अब बचा ह्यूमन ब्लड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आपको यह समझना चाहिए कि बेस कड़वे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। तो ह्यूमन ब्लड तो कभी ना कभी हमने अपना ब्लड तो चखा ही होगा जब कट जाता है थोड़ा बहुत, वो कड़वा इतना नहीं होता। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कड़वा होता है। एक्चुअल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है बताता हूं। ये एक्चुअल में एंटा एसिड्स होते हैं। एंटा एसिड वो होते हैं टू कंट्रोल एसिडिटी। जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो या जितने भी नाम सुने हैं ना, वो तो कंपनी के नाम है, उनमें जो केमिकल्स होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब तो कोई और भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपका वो बेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो एसिडिटी हो रही है उसे कौन शांत कर सकता है? बेस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वहां यूज होता है। तो अगर आपको ये कॉमन नॉलेज है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही आंसर होगा, ये आपको पता चल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जनरल साइंस का है। अगर ये क्वेश्चन जनरल साइंस का नहीं होता तो वो ये पूछता कि किसका नहीं, किसका पीएच सबसे कम है।
समझ आ रहा है? तब आपको नंबर्स में आना पड़ता। और वैसे भी थोड़ा बहुत सेंस कर सकते थे कि नींबू का जूस सबसे ज्यादा खट्टा होता है, जो जितना ज्यादा खट्टा वो उतना ज्यादा एसिड। अब आपको समझना चाहिए, जैसे आपको प्ले माउंटेन्स है, प्ले माउंटेन्स है, प्ले माउंटेन्स है, ये बना कैसे होगा? हमारे पास आपको पता है प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसे कहते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इन्हीं के टकराने की वजह से अर्थक्वेक भी आता है, इन्हीं के टकराने से वोल्केनो इरप्शन भी होता है, बहुत कुछ होता है, और इन्हीं के टकरानों से पहाड़ बनता है। आपको पता होगा इसे यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं। और आपको यह भी पता होगा इसका हर दिन या हर समय इसकी हाइट बढ़ रही है। अब एक्चुअल में क्या होता है, मानो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है टेक्टोनिक, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएगी और टकराने के बाद मान लो इस तरीके से हो गया, ये वाली पहली, ये दूसरी, और दूसरी थोड़ी सी ऊपर को चली गई, ठीक है ना, नहीं समझे? इसके वजह से, पहली वाली की वजह से इस वाले का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर को ऐसे उठ गया, और यही हमारे क्या बनता है, माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज ऐसे ही बनते हैं। तो अब सुनते रहना, अगर देखा जाए तो ये एक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी, दोनों प्लेट की वजह से यहां पे एक बाउंड्री सी बन गई, माउंटेन मतलब बाउंड्री सी बन गई कि जो इस प्लेट को सेपरेट कर रही है। और इस तरह के प्लेट से जो बाउंड्री बनती है उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो ये 4 बाउंड्रीज बनती हैं, ठीक है ना, लेकिन कन्वर्जेंट, क्योंकि ये पोर्शन है ज्योग्राफी का, लेकिन मैं इस तरीके का हूं, जब हाथ डाल दिया तो डाल दिया, ठीक है ना, मतलब मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर लिया था तो मैंने कहा इसको बता ही देंगे। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज समझे ना, ये जो जब एक प्लेट दूसरे के नीचे चले जाए, दूसरी वाली प्लेट का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर को उठ जाए, इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। चलो, अब आपको पता है जैसे ही इंसान होते हैं, मैंने कहा इंसानों में हार्मोन्स होते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स में भी हार्मोन होते होंगे, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते होंगे। अब ये जो हार्मोन्स है इनका कुछ ना कुछ तो काम होता ही होगा, प्लांट में जो हार्मोन्स है इनका कुछ ना कुछ तो काम होता ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो प्लांट्स हैं इसके जो हार्मोन्स हैं इसे 2 कैटेगरी में डाल दिया हमने। एक को दे दिया ग्रोथ हार्मोन, एक को दे दिया इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स। अब सुनते रहना, ग्रोथ हार्मोन के अंदर इन्होंने नाम दे दिया ऑक्सिन, गिब्रेलिन और साइटोकिन, साइटोकिनिन। इनहिबिटर के अंदर इन्होंने नाम दिया एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब सुनना, सबसे पहले तो आपको ये तो देखो क्लियरली पता है कि ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ करवाना है, ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ करवाना है, ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ करवाना है। लेकिन अब बच्चे ये सोचते हैं कि प्लांट में इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। अब हम यही सोचते हैं कि यार प्लांट में ग्रोथ को रोकने का काम क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसे कहते हैं डोरमेंसी। मान लो आपके पास एक बीज है, आपको पता है हर दाना एक बीज है, एक आलू भी एक बीज है ना। वो आलू जब तक, या एक चने का दाना जब तक नमी, पानी के, मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक उसमें से नई ग्रोथ नहीं होती। तो जब तक उसको वो सारी कंडीशन नहीं मिलती जो उसे ग्रोथ करवाती है, तब तक हम कहते हैं कि वो डोरमेंस स्टेट में है, यानी कि उसकी ग्रोथ को कोई ना कोई रोक रहा है। और उसकी ग्रोथ को कौन रोक रहे होते हैं? ये ग्रोथ हार्मोन्स। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो, सबसे पहली चीज तो आपको ये बतानी थी मैंने कि ग्रोथ हार्मोन और ये वाले हार्मोन क्या होते हैं। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को ढंग से देखो तो उसने कहा ग्रोथ हार्मोन, तो इथाइलिन तो पहले कट गया, इथाइलिन तो पहले कट गया। अब बचे 3, ये तीनों के तीनों ग्रोथ हार्मोन है, ये तीनों के तीनों ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन पेड़ में ग्रोथ कई तरह की होती है ना, पेड़ में पत्तियां भी निकलती हैं, है ना, पेड़ में फूल भी निकलते हैं, पेड़ में फ्लावर भी निकलते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलो,
ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन का काम होता है डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब इसमें बेसिकली क्या क्या आता है? इसमें आता है ये क्या कहते हैं, स्टेम का बढ़ना, टहनियां निकलना, ये सारा काम इसका आता है। तो ये आंसर तो ऐसे ही हो गया, लेकिन हमें बाकी भी देखना है। अब बात आती है साइट, गिबरेलिन का क्या काम है? गिबरेलिन का काम होता है सीड जर्मिनेशन। अब एक बीज को जब हमने मिट्टी में डाला, पानी लगाया उसमें, तो उसमें से नया पेड़ या नई कली निकलेगी। तो ये भी तो एक तरह का ग्रोथ है। इस चीज को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गिबरेलिन। गिबरेलिन का एक और काम होता है, ये होता है लीफ एक्सपेंशन। ठीक है। अब बारी आती है साइटोकिनिन। अब बारी आती है साइटोकिनिन। इसका बेसिकली काम होता है, जो पेड़ का जो मेन तना होता है, जैसे ये पेड़ है, यहां बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ये जो मेन तना होता है, इसको ग्रोथ कराना किसका काम होता है? साइटोकिनिन का। तो आंसर समझ आ गया, ऑक्सिन। अब कई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं सर, कई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं सर कि इनका काम क्या है? इनका काम ग्रोथ इनहिबिट करना होता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो, एक चीज और आपको बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी। चलो छोड़ो, अभी इतने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हो क्वेश्चन, जीएस कहने को जीएस है, उसके अंदर पूरा इन्होंने सब कुछ निचोड़ रखा है। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी इतना अच्छा, इतना आसान है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो मैं अब आपको कोई कहानी बताता हूं, उससे ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। मानो यहां से बारिश हुई, सारा बारिश का पानी नीचे जाएगा और एक नदी बन जाएगी, है ना। तो नदी बनने के पैटर्न होते हैं, नदी बनने के पैटर्न होते हैं। पैटर्न का मतलब होता है कैसे कैसे नदी बन सकती है। वो एक कह रहा है खिल है, मतलब एक पहाड़ है, ठीक है ना। ठीक है, पहाड़ में ऊपर बर्फ पिघल रही है, कुछ भी हो रहा है, यहां से जो पानी निकलेगा वो ये कह रहा है पानी हर तरफ आ रहा है, इधर भी 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 आ रहा है, हर तरफ। मतलब अगर इसे ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा कि पानी हर तरफ जा रहा है, पानी हर तरफ जा रहा है। समझ आ रहा क्या? पहाड़ है, पहाड़ की चोटी, यहां से पानी हर तरफ जा रहा है, मतलब हर तरफ छोटी छोटी नदियां बन रही है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? या ड्रेनेज हो रहा है, हर तरफ क्या हो रहा है? ड्रेनेज हो रहा है। अब इस तरह के ड्रेनेज को पूछ रहा है क्या कहते हैं। तो आपको पता ना पता हो, रेडियल का मतलब ही यही होता है। रेडियल का मतलब ही ऐसी होता है कि जो हर तरफ फैले, समझे। इसमें से एक डेंट्रिटिक्स होता है, एक डेंट्रिटिक्स। अब मान लो ये इस तरीके का होता, एक पहाड़ है, यहां से पानी सिर्फ एक ही तरफ आ रहा है। तो अब पहाड़ का एक फ्रंट वाला एरिया देख लो, जब पहाड़ से पानी नीचे गिरेगा तो हो सकता है कुछ ऐसे गिरे, कुछ ऐसे गिरे, कुछ ऐसे गिरे, कुछ ऐसे गिरे। वो ये नहीं कह रहा ऑल डायरेक्शन में, मतलब पहाड़ के बैक साइड पे नहीं जा रहा, इसी तरफ आ रहा है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? पेड़ों की जड़ों जैसा। कैसा दिख रहा है? पेड़ों की जड़ों जैसा। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं डेंट्रिटिक्स। क्योंकि अगर किसी ने मेरे से इंग्लिश की सीरीज पढ़ी हो तो मैंने एक वर्ड पढ़ाया था डेंड्रोफाइल, याद आया? बस वहीं से। तो इसका आंसर आ गया रेडियल। रेडियल समझ आ गया ना, ठीक है। सेंट्रीपिटल इस तरीके से होता है, मान लो चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ ये एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में गड्ढा है। अब पहाड़ों से जो पानी गिरेगा वो सीधा एक ही तरफ गिरेगा, मतलब वो भी दिखेगा इसी तरीके से, लेकिन दिखेगा रेडियल की तरह, लेकिन रेडियल में क्या हो रहा है? ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रहा है। और सेंट्रीपिटल में क्या होगा? ऊंचों से ऊंची जगह से नीचे की तरफ आएगा, इसे कहेंगे सेंट्रीपिटल। ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया के रिवर्स का। समझ आया मैं क्या कहा? चलो, अगर मेहनत पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।